नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 15वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के ज्योग्राफी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एडू एटोल के बारे में है। पहले आप लोकेशन देख लीजिए एडू एटोल की। ये इंडिया है, श्रीलंका, मालदीव और मालदीव के बिल्कुल साउथ में है एडू एटोल। अभी फिलहाल कॉन्टेक्स्ट ये है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इंडिया और मालदीव के बीच इस एडू एटोल पर 5 इको टूरिज्म जोन्स इस्टेब्लिश करने के लिए। ये जो इको टूरिज्म जोन इस्टेब्लिश किए जाएंगे हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम के तहत किए जाएंगे। इस स्कीम में देखो इंडिया $5 मिलियन की ग्रांट दे रहा है मालदीव को हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इसी स्कीम के तहत एडू एटोल पर 5 इको टूरिज्म जोन्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे। देखो ये जो एडू एटोल है इसे सीनू एटोल के नाम से भी जाना जाता है। ये मालदीव का साउदर्न मोस्ट एटोल है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा, एटोल होता क्या है? कोरल रीफ देखो 3 प्रकार के होते हैं। फ्रिंज रीफ में क्या होता है, जो ये आइलैंड ऊपर उठा हुआ होता है इसके बिल्कुल साथ लगते रीजन में होते हैं कोरल रीफ्स, बीच में कोई गैप नहीं होता, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। और बैरियर रीफ में क्या होता है, थोड़ा सा बीच में गैप आ जाता है, इसे आप लेगून कह सकते हो। और एटोल में क्या होता है, ये सेंट्रल आइलैंड होता ही नहीं है। ये देखो बीच में कोई सेंट्रल आइलैंड नहीं है, सिर्फ बच गए यहाँ पे कोरल रीफ, तो ये है एटोल। और बीच में थोड़ा सा लगून रह जाता है, गैप रह जाता है, ये बैरियर रीफ। और सबसे पहले वाला फ्रिंज रीफ जिसमें कोई गैप नहीं होता, सेंट्रल आइलैंड से बिल्कुल सटे हुए होते हैं, कोरल रीफ। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल अगाती आइलैंड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की साउदर्न ब्रांच ने स्टे लगा दिया है अगाती आइलैंड जो कि लक्षद्वीप में है। यहाँ पर नारियल के जो पेड़ हैं उन्हें नहीं गिराया जा सकता, नहीं काटा जा सकता। अगाती आइलैंड के बारे में हम बेसिक इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में है और कोची से जो डिस्टेंस है इस आइलैंड का वो 248 नॉटिकल माइल्स है, यानी 459 किलोमीटर्स हैं। आप ये मैप देखिए, यहाँ पर है अगाती आइलैंड और ये है कोची। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 459 किलोमीटर्स। और कावरती जो फेमस आइलैंड है लक्षद्वीप के, उसके वेस्ट में है ये अगाती आइलैंड। यहाँ पर कोरल ग्रोथ देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लेगून्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर अलग अलग रंगों की मछलियाँ देखने को मिलती हैं, मतलब रंग बिरंगी मछलियाँ देखने को मिलती हैं। इस आइलैंड में फिशिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। और मिनिकोय के अलावा एकमात्र आइलैंड है जहाँ पर सरप्लस फिशेस होती हैं। फिशिंग के अलावा कोयर मतलब कोकोनट फाइबर, नारियल के ऊपर जो फाइबर होते हैं फुसके से, उन्हें कोयर कहा जाता है। इसके अलावा कोपरा मतलब ये देखो तस्वीर से, आप सब कुछ हटा दोगे फाइबर्स नारियल के ऊपर से तो इस प्रकार का कोपरा आपको मिलेगा। इसे बिल्कुल कोकोनट का कोर भी कहा जाता है। इशू क्या है? देखो यूनियन टेरिटरी का जो इंटीग्रेटेड आइलैंड मैनेजमेंट प्लान है IIMP, उसको भी वायलेट करता है यहाँ पे नारियल के पेड़ों को काटना। और ये जो प्लान फॉर्मुलेट किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एक एक्सपर्ट कमेटी जिसको हेड किया गया था जस्टिस RV रविंद्रम के द्वारा। इस एक्सपर्ट कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, उसी के बाद ये प्लान डेवलप किया गया था। इस प्लान में होलिस्टिक आइलैंड डेवलपमेंट प्लान्स भी हैं जिसको प्रिपेयर किया गया था नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के द्वारा, यानी NCSCM के द्वारा, ताकि कोस्टल स्टेट्स और यूटीज में इन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सके। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मैपिंग से संबंधित है। आप देखो इस मैप को बिल्कुल ध्यान से देख लो। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, बैरूत सुर्खियों में इसलिए आई है, लेबनान की सबसे बड़ी सिटी है, कैपिटल सिटी है। यहाँ पर
दो बहुत बड़े ब्लास्ट हुए। एडिटोरियल के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था ब्लास्ट का रीजन क्या है। सरकार की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 6 साल पहले अमोनियम नाइट्रेट हमने पकड़ा था और वो बैरूत में पोर्ट पर वेयर हाउस में पड़ा था और उसी से ब्लास्ट हुआ। लेकिन अलग अलग कंस्पायरेसी थ्योरीज भी निकल के आ रही हैं कि शायद ये अटैक टेररिस्ट ने किया है। खैर, हमारा इस आर्टिकल में फोकस मैपिंग पर है, तो आप देख लीजिए मेडिटेरेनियन सी से कोस्ट टच होता है बैरूत का। ये मैप भी देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर टर्की है, नीचे इजिप्ट और ये स्वेज कैनल है, इजराइल, वेस्ट बैंक, जॉर्डन, सीरिया, इराक से नहीं किनारा लगता है मेडिटेरेनियन सी का, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये यूपीएससी ने पूछा था 2017 में। इनमें से कौन से देशों का जो बॉर्डर है वो टच होता है मेडिटेरेनियन सी से? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी 3 और 4। जॉर्डन और इराक का बॉर्डर जो है वो मेडिटेरेनियन सी से टच नहीं होता है। आप देख सकते हो इराक काफ़ी पीछे है और जॉर्डन भी पीछे है। तो लेबनान और सीरिया, इन देशों का जो बॉर्डर है वो टच होता है मेडिटेरेनियन सी के साथ। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल भात भूत प्रोजेक्ट के बारे में है। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात सरकार ने जॉइंट वेंचर को टेंडर दिया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जिस प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया है वो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रोजेक्ट के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। भात भूत प्रोजेक्ट है क्या? ये देखो नर्मदा रिवर के ऊपर है और ये गांव का नाम है भात भूत। इस गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है ये प्रोजेक्ट, इसलिए नाम गांव के नाम पर है भात भूत प्रोजेक्ट। रिवर जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के माउथ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी इस प्रोजेक्ट से 25 किलोमीटर बाद चलने के बाद रिवर जो है गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है। माउथ का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे रिवर जो है लेक में गिर जाती है, दूसरी रिवर में मिल जाती है या फिर सी में गिर जाती है। ये प्रोजेक्ट देखो एक बड़े प्रोजेक्ट कल्पासर प्रोजेक्ट का पार्ट है, जिसका मेन मकसद ये है 30 किलोमीटर का डैम इस्टेब्लिश करना गल्फ ऑफ खंबात में, भरूच और भावनगर डिस्ट्रिक्ट के बीच। ये जो भात भूत प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा ये क्या करेगा? सरदार सरोवर डैम के बाद एक्सेस में जो पानी पहुंच रहा है और समुद्र में गिरने वाला है उसको रोकेगा। एक स्वीट वाटर लेक इस्टेब्लिश करेगा ऑलमोस्ट 600 मिलियन क्यूबिक मीटर्स की। इससे एक नुकसान ये हो सकता है जो कि फिशरमैन की शिकायत है और फिशरमैन इसको लेके प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। उनका कहना है फिशिंग पैटर्न पर इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। खास करके जो हिल्सा फिश हैं वो अपने हैबिटेट को चेंज कर सकती हैं और लोकल जो मछुआरे हैं वो हिल्सा फिश को नहीं पकड़ सकेंगे। इससे उनका जो जीवन यापन है वो प्रभावित होगा। चलते हैं आगे। और अगला टॉपिक हमारा आता है बायोचार। घाना में एक अफ्रीकन नेशन घाना ने यह पता लगाया कि बायोचार के द्वारा आप कॉफी की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ सकते हैं, क्योंकि सॉइल पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। पहली बात कि बायोचार है क्या? बायोचार एक चारकोल है जो कि काम आता है कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में और सॉइल हेल्थ को बढ़ाने में। अब कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन क्या होती है? आप जमीन में कार्बन को स्टोर करते हैं, इट इज कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। बायोचार क्या है? बायोचार कुछ नहीं है। बायोचार इज जस्ट लाइक जो आपका चारकोल है, बिल्कुल वैसा ही होता है। प्रायोलिसिस के थ्रू गुजरता है ये भी। प्रायोलिसिस मतलब आप हाई टेम्परेचर पर किसी चीज को डालते हो, उसको वहां डिकम्पोज कर देते हो, तब वो चीज जो बन के उभरती है उसे आप कहते हैं बायोचार। बायोचार क्या क्या करता है? बायोचार सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, प्रोटेक्ट करता है फोलियर और सॉइल बॉर्न डिजीज से, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, तो आप न्यूट्रिएंट सप्लाई को इंक्रीज करता है और रिटेंशन करने में मदद करता है। तो देख सकते हैं बायोचार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल इन्होंने बताया है जो होता है, और ये एक ऐसा सॉइल्ड मटेरियल है जो कि बायोमास को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। मतलब बायोमास का आपने बायोचार बना दिया। बायोचार करेगा क्या सॉइल के लिए? ये 5 जो बेसिक चीजें बताई इनमें काम आएगा। वो फर्टिलिटी बढ़ाएगा,
लो पीएच सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा। ये काम किससे होता है? बायोचार से। तो ये कहाँ बताया गया? घाना। अब घाना की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। घाना कहाँ है? घाना इज इन वेस्टर्न अफ्रीका। ये रहा घाना। घाना के पास, घाना इज अ कोस्टल स्टेट। घाना के पास जो आसपास के रीजन में देश है वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्टे डिवीरी हुआ या फिर टोगो हुआ, ये सारे रीजन इसके पास है। ये गल्फ ऑफ गिनी के पास है ये रीजन, यहाँ आपका घाना है। और इससे आपको पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे कौन सी ओशन वेव्स आती हैं, मुझे बताइए आप। यहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, आपको नक्शा देख के पता होना चाहिए ये सब ज्योग्राफी के हिसाब से। तो अभी हम यहीं रुकते हैं और अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल डेथ वैली के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में डेथ वैली ने 54.4 डिग्री सेल्सियस या फिर यूं कहें 129.9 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रजिस्टर किया। इतना ज़्यादा टेम्परेचर अभी तक अर्थ पर कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। वैसे देखो, विकिपीडिया पे तो लिखा गया है कि अभी तक अर्थ पर जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो इसी डेथ वैली में किया गया है 10 जुलाई 1913 को, जो कि है 56.7 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अभी जो न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, ये देखो नीचे देखो, BBC, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, सब पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। लेकिन इनमें कहा गया है कि अभी जो डेथ वैली में ये 54.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रजिस्टर किया गया है, ये अभी तक का हाईएस्ट रजिस्टर्ड टेम्परेचर हो सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है, शायद यही रीज़न है। आर्टिकल में कुड भी लिखा हुआ है, अदरवाइज तो यूँ लिखा होता है ना, इट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड। लैंग्वेज में भी कुड लिखा हुआ है, मतलब पॉसिबली ऐसा हो सकता है। खैर, हमारा फोकस इस आर्टिकल में डेथ वैली पर है। मैपिंग के लिहाज से डेथ वैली इंपॉर्टेंट है। यूएस के कैलिफोर्निया में है डेथ वैली। ये मोहावे डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट में है और मोहावे डेजर्ट जो है इसका बॉर्डर लगता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट के साथ। नीचे देखिए, मोहावे डेजर्ट के नॉर्दर्न पार्ट में है डेथ वैली और मोहावे डेजर्ट का बॉर्डर लगता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट के साथ। ये अर्थ पर वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेसेस में से एक है। वैसे मिडिल ईस्ट और सहारा के जो डेजर्ट्स हैं वो भी वर्ल्ड के हॉटेस्ट प्लेसेस में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, वर्ल्ड के ज़्यादातर जो डेजर्ट्स हैं वो कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट में क्यों हैं? जैसे देखो, मोहावे डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में है, यहाँ पर अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है नामीब डेजर्ट, और हमारे देश में भी थार का जो मरुस्थल है वो वेस्टर्न पार्ट पे है। ऐसा क्यों? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में भी देख लीजिए, कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में ही क्यों हैं ज़्यादातर डेजर्ट्स, ईस्टर्न पार्ट्स में क्यों नहीं हैं? इसके देखो वैसे तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं, लेकिन 2-3 रीजन्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो देखो, जो ट्रेड विंड्स पानी लेके आती हैं वेस्टर्न पार्ट तक आते आते बारिश हो चुकी होती है, तो उन विंड्स में पानी रहता नहीं है। ईस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा बारिश होती है और वेस्टर्न पार्ट्स में कम बारिश होती है, क्योंकि ट्रेड विंड्स पानी लेके आती हैं और वेस्टर्न पार्ट तक आते आते पानी ख़त्म हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कम बारिश होती है। दूसरा रीज़न है कोल्ड ओशन करंट्स। वेस्टर्न पार्ट्स में कोल्ड ओशन करंट्स आती हैं, जिसकी वजह से कोस्टल पार्ट्स में स्टेबिलिटी रहती है, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। एक रीज़न वैसे ये भी है, इक्वेटर से हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और वो सबसाइड करती है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न पार्ट्स में, जिस वजह से स्टेबिलिटी रहती है और एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट होती हैं, बारिश नहीं होती। तो ये कुछ रीजन्स हैं, वैसे और भी रीजन्स हो सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गैलापागोस आइलैंड्स के बारे में है। पहले आप लोकेशन देख लीजिए, ये देखो इक्वाडोर है, ये ऊपर कोलंबिया और नीचे पेरू, ये सारा साउथ अमेरिका है। ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन में इक्वाडोर के पास है गैलापागोस आइलैंड्स और ये इक्वाडोर का एक प्रोविंस है। एडमिनिस्ट्रेटिवली इस पर कंट्रोल है इक्वाडोर का। क्या कंटेक्स्ट है अभी? कंटेक्स्ट देखो ये है, चाइनीज़ फिशिंग बोट्स यहाँ पर देखने को मिली।
आपको लगा होगा कि चाइनीज़ यहाँ तक पहुँच गए, मतलब इंडियन ओशन में तो चलो मान भी लिया, बट इक्वाडोर के पास चाइनीज़ बोट्स का क्या काम है। देखो, थोड़ा सा आप यहाँ पे ज्योग्राफी का कंसेप्ट यूज़ कीजिए। ये जो हम्बोल्ट करंट है, जिसे पेरू करंट के नाम से भी जाना जाता है, ये एक कोल्ड करंट है। अगस्त के महीने में ये जो करंट है काफ़ी न्यूट्रिएंट्स लेके आती है इस एरिया में, तो मछलियाँ बहुत आती हैं। जैसे देखो हैमरहेड शार्क्स, तो इन मछलियों की तलाश में जो चाइनीज़ बोट्स हैं अगस्त के महीने में अक्सर यहाँ पर आ जाती हैं। बट अब देखो, दूसरे देश की बोट्स यहाँ पर आके फिशिंग करें, ये तो कोई भी देश नहीं चाहेगा। तो इसीलिए इक्वाडोर में अलर्ट जारी किया गया है कि फिर से चाइनीज़ बोट्स अगर आती हैं तो उन्हें खदेड़ दिया जाएगा। गैलापागोस जो आइलैंड्स हैं, यहाँ पे बहुत सारी इंडेमिक स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं जो और कहीं पर नहीं मिलती, जैसे लैंड इगुआना, जायंट टॉर्टोइज। इन स्पीसीज़ को स्टडी किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, और बाद में डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन निकल के आई। टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो इंडिया ने मालदीव्स के साथ एक डील की थी। इस डील के तहत जो कोविड-19 में दुष्प्रभाव हुआ है मालदीव्स के साथ, उसको लेकर मालदीव्स की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए इंडिया ने इनके साथ ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इसके तहत से 6.7 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जाएगा, जो कि माले जो उनका कैपिटल है मालदीव्स का, उसको गुल्फियालालो पोर्ट से और तिलाफुशी इंडस्ट्रियल जोन से जोड़ेगा, जिससे कि मालदीवन इकोनॉमी को फिर से एक बहुत बड़ा ग्रोथ मिलेगा। ये हाँ माले है, ये पूरा एक अटोल पर बना हुआ है। यहाँ से एक 6.7 किलोमीटर का ब्रिज होगा जो कि थिलाफुशी तक जाएगा और ये कनेक्ट करेगा। इसके थ्रू इंडिया $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है और $100 मिलियन का ग्रांट दे रही है इस प्रोजेक्ट के लिए। खास बात ये, ग्रांट को आपको रिटर्न नहीं करना पड़ता, तो ये इंडिया का प्रयास है ताकि मालदीव्स की डेवलपमेंट में इंडिया अपना योगदान दे सके। तो ये क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी इसके अंदर कार्गो फेरी सर्विस दी जाएगी, मतलब इंडिया से मालदीव्स में आप जा सकते हैं फेरी सर्विस के थ्रू, जिसके थ्रू कार्गो जाएगा, मतलब माल भेजा जा सकता है एक जगह से, इंडिया से मालदीव्स। इससे इंडिया और मालदीव्स में ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। एक एयर ट्रैवल बबल बनाया जाएगा। बबल मतलब होता है कि जो देश आपस के बीच में एक बबल बनाते हैं, जो कोविड पेंडेमिक का टाइम है उसके बीच में एक देश से दूसरी जगह आप ट्रेवल कर सकते हैं, ताकि पीपल टू पीपल टाई बढ़े, लोग ज़्यादा एक दूसरे के बारे में जाने, कल्चर्स के बारे में, और ज़्यादा टाइज बढ़े और टूरिज्म भी बढ़े। इसके अलावा एक सबमरीन केबल बिछाई जाएगी जो लैंड बेस्ड स्टेशन के बीच में होगी, जिससे कि टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स ओशन तक भेजे जा सकें। इंडिया सबमरीन केबल बिछाएगा ताकि टेलीकॉम कनेक्टिविटी बढ़ पाए मालदीव्स में। हाल में इंडिया ने एक और जगह सबमरीन केबल्स बिछाई थी टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए। आप मुझे बताइए वो कौन सी जगह थी। तो ये कोशिश है किस लिए? मालदीव्स के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ाने के लिए, और इंडिया ने काफ़ी सस्ती दरों पर काफ़ी एक लिबरल ये एक प्रोग्राम चलाया है मालदीव्स के लिए। आर्टिकल कावरती के बारे में है, क्या कंटेक्स्ट है। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, पायलट प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब चूहे और चूहे जैसे दूसरे जीव, इनको कंट्रोल करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने। कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा? चूहों को बार्न ओल्स की सहायता से। बार्न ओल्स मतलब उल्लू। एक बार पहले आप बार्न ओल्स के बारे में जान लीजिए। ये देखो टिटोनिडे फैमिली के उल्लू हैं, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड हैं। आयुष्मान की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। इन उल्लुओं की खास बात देखो ये है, ये छोटे छोटे मैमल्स को खाते हैं, जैसे चूहे हो गए। वो चूहे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खा लिया जाता है इन उल्लुओं के द्वारा, इसलिए इन्हें फार्मर्स का दोस्त भी कहा जाता है। तो अब इन्हीं की सहायता से रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कावरती आइलैंड पर यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाएगा। कावरती जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप की राजधानी है, कोची से 404 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पर देखिए, ये कोची है और ये रहा कावरती आइलैंड। इसके ऊपर है अगाती और इसके ईस्ट में है एंड्रोट। समझ गए? मतलब वेस्ट में अगाती है और ईस्ट में है एंड्रोट। कावरती एक स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के अंतर्गत। मतलब इन कावरती को सिलेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि इसको स्मार्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जाएगा। उसके बाद माली में प्रेसिडेंट ने
अपना रेजिग्नेशन दे दिया है क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री कू हुआ है, यानी मिलिट्री ने सत्ता हथियाने की कोशिश की है। तो सिर्फ मैपिंग के लिहाज से आप देख लीजिए क्योंकि माली न्यूज़ में है। लैंडलॉक कंट्री है, सी से कोस्ट नहीं टच होता है माली का। आजू बाजू देख लीजिए कौन से देश हैं, अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, सेनेगल, मोरिटानिया। नेक्स्ट आर्टिकल मानसर लेक के रिजुवनेशन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? यूनियन मिनिस्टर ने मानसर लेक के पुनर्जीवन से संबंधित जो प्रोजेक्ट है उससे संबंधित डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस लेक के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। कहाँ पर है ये लेक? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। जम्मू से 62 किलोमीटर की दूरी पर है मानसर लेक। आसपास फॉरेस्टेड कवर्ड हिल्स हैं। सुरिनसर और मानसर लेक को रामसर कन्वेंशन में डेजिग्नेट किया गया था नवंबर 2005 में। इनको रिजुवनेट करने का जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत मानसर लेक और आसपास के एरियाज को डेवलप किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। देखो, जम्मू रीजन में दूसरा बिगेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है मानसर लेक। यहाँ पर हर साल बहुत से टूरिस्ट आते हैं। तो इस लिहाज से लेक की इकोलॉजी और हेरिटेज को प्रिजर्व करना जरूरी है और उसी से संबंधित ये प्रोजेक्ट है मानसर लेक रिजुवनेशन प्रोजेक्ट। चलते हैं आगे। जो हमारा इस आज का है वो है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी की खास बात क्या है? हाल ही में यहाँ पर ग्रीस और टर्की के बीच में कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं। काफ़ी एक युद्ध जैसी परिस्थिति बन रही है। तो ग्रीस और टर्की आपस के नेबरिंग कंट्रीज हैं जहाँ काफ़ी टेंशन रह रही है। हाल ही में फ्रांस ने अपनी वहाँ मिलिट्री प्रेजेंस दर्ज कराई है और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में इन्होंने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस दिखाते हुए कुछ शिप्स भेजे हैं। तो इसके अलावा जो यहाँ पर हाल ही में गैस रिजर्व्स भी मिले हैं जिसको लेकर टर्की और ग्रीस के बीच में समस्याएं और बढ़ी हैं। इसको लेकर भी फ्रांस ने वहाँ मिलिट्री भेजी है कि कई समस्याएं और न बढ़ जाएं और उनका भी जो इंटरेस्ट है वो बचा रहे इस रीजन में। तो चलिए देखते हैं डिटेल में इस कहानी को। सी जो है वो इस लोकेशन पर है जो कि इसे चहुं ओर से हर कॉन्टिनेंट से जोड़ने का कैपेसिटी देता है। मतलब इसके नॉर्थ में, ये यूरोप के नॉर्थ में है, अफ्रीका के साउथ में है और एशिया के ईस्ट में है। तो ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पर ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप और भी डिटेल में जाएं इसके तो आपको पता लगेगा कि जो मेडिटेरेनियन सी है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो काफ़ी फेमस रहा है हिस्टोरिकली भी, अटलांटिक सी को कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के थ्रू। सी ऑफ मरमर और ब्लैक सी को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ डर्डेनेल्स के थ्रू। और यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वेज कैनाल भी है जो साउथ ईस्ट में कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। अब इतनी डिटेल क्या है ये हम देखते हैं। ये देखिए, ये है अटलांटिक ओशन। अब अटलांटिक ओशन से अगर किसी को यूरोप में जाना है, लेट्स से किसी को इटली के साथ ट्रेड करना है, तो उसको इस रीजन से गुजरना पड़ेगा जहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो एक समय में कहा जाता था कि जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे कब्जा कर लेता है 1940-50 के बाद के टाइम पे कहा जाता था कि जिसका कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर है उसका कंट्रोल यूरोप के ट्रेड के ऊपर है। क्योंकि अटलांटिक ओशन से आपको ट्रेड करना है तो आपको यहाँ से गुजरना होगा। ये रीजन आ गया। तो देखिए कितना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हुआ। अटलांटिक सी को कनेक्ट कर रहा है यूरोप से। उसके अलावा जो मेडिटेरेनियन सी है वो भी रेड सी को भी कनेक्ट करता है यूरोप से। रेड सी कहाँ है? इधर है इस रीजन में। यहाँ स्वेज कनाल बनाई गई है खोदकर जो कनेक्ट करती है इसको, वरना आपको पूरा अफ्रीका के नीचे से जाना पड़ता है जहाज लेके जैसे पहले जाते थे। तो रेड सी में जब यहाँ पे कनाल बनाया गया स्वेज कनाल तो यूरोप को ईजिली एशिया से जोड़ देता है। अब अगर आपको ऑयल लेके जाना है तो आप सीधा स्वेज कैनाल से ऑयल लेके यूरोप में घुस सकते हैं और सीधा यहाँ से आप, चाहे वो यूके लेके जाना हो या यहाँ से फ्रांस लेके जाना हो, आप सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो ब्लैक सी है यहाँ उसको कनेक्ट करता है ये बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू। तो हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए मेडिटेरेनियन सी के बारे में वो ये है कि कौन कौन से स्ट्रेट इंपॉर्टेंट हैं। चाहे वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर हो, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसे किसे जोड़ता है। स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस का स्ट्रेट जो है वो किसे किसे जोड़ता है। डर्डेनेल्स का स्ट्रेट जो है वो किसे किसे जोड़ता है। सी ऑफ मरमरा कहाँ पर है? यह सी ऑफ मरमरा। तो जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सी से जोड़ता है। डर्डेनेल्स स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ मरमरा को एगियन सी से जोड़ता है। ऐसे कई क्वेश्चन यूपीएससी बार बार पूछती है। तो हमें पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मेरी आपको सलाह होगी कि आप पहले जब भी मैप को देखें तो शुरू करें स्पेन से। स्पेन के पास कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किससे कनेक्ट कर रहा है। फिर आप आगे बढ़िए, फ्रांस आया, फिर इटली आया। इटली के पास के सी के रीजन को देखिए, एड्रियाटिक सी है या फिर आयोनियन सी है। इनके कौन कौन से नेबर्स हैं ये भी आपको पता होने चाहिए ताकि आपको प्रॉपर आइडिया लग पाए कि मेडिटेरेनियन सी का क्यों सामरिक महत्व है। अब अगर तुर्की इसको कंट्रोल कर लेता है इस पूरे रीजन को
टर्की कहाँ है बताइए, टर्की यहाँ पर है। टर्की अगर इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर लेता है अपनी आर्मी के साथ, चाहे वो साइप्रस हो या लेबनान का रीजन हो जहाँ वो रिलेशंस बढ़ाना चाहता है, तो वो पूरा ट्रेड कंट्रोल कर पाएगा इस पूरे रीजन का, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक सी में घुसने के लिए आपको इटली का परमिशन चाहिए, वहाँ उसकी आर्मी प्लेस्ड है। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे एक जद्दोजहद चलती रहती है अलग अलग पावर्स के बीच में। तो ये तो थी मेडिटेरियन सी की कहानी, जहाँ अभी किसके किसके बीच में जंग छिड़ी हुई है। जंग तो नहीं, काफ़ी टेंशन हाई है, वो है ग्रीस और टर्की। और फ्रांस यहाँ क्यों आ रहा है, आप तो देख ही सकते हैं कि फ्रांस को क्या ज़रूरत थी आने की, क्योंकि फ्रांस को यहाँ आना है कि भाई उसको अपना ट्रेड भी बचाना है ना। अगर टर्की अपनी पावर ज़्यादा बढ़ा लेगा तो वो वहाँ के ट्रेड के को भी हस्तक्षेप आगे जाके कर सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए भी और पूरे यूरोप के लिए और फ्रांस के लिए कि ये लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर रहें। तो ठीक है, ये था हमारी कहानी मेडिटेरेनियन सी के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल मिल्न आई सेल्फ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये जो मिल्न आई सेल्फ है ये कनाडियन आर्कटिक में है और ये एक टुकड़ा है एल्समेयर आई सेल्फ का। मान लीजिए ये एल्समेयर आई सेल्फ है, तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया, उसी का नाम है मिल्न आई सेल्फ। अब ये टुकड़ा भी कोलैप्स हो गया है, इसका 40% जो एरिया है वो ख़त्म हो गया है कोलैप्स होने के बाद। ये जो एल्समेयर आई सेल्फ है ये कहाँ पर है? कनाडा में है। काफ़ी बार यूपीएससी जो ये मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन पूछ लेती है उसमें ये पूछा जा सकता है। ये एल्समेयर आई सेल्फ आर्कटिक ओशन में सेकंड लार्जेस्ट आई सेल्फ है। कहाँ पर है? एल्समेयर एक आइलैंड का नाम है, उसके नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पर है। आप ये मैप देख सकते हो, यहाँ पर है ये मिल्न आई सेल्फ और ये है एल्समेयर आइलैंड। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल माउंट सिनाबंग के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो, ये माउंटेन इंडोनेशिया में है, ये एक्टिव वोल्केनो है। इंडोनेशिया में फिलहाल जो 120 एक्टिव वोल्केनोज हैं उनमें से एक है माउंट सिनाबंग। अभी फिलहाल न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि फिर से इरप्शन देखने को मिल रहा है माउंट सिनाबंग से। ऐश निकलने लगी इस माउंटेन से, तो आसपास के लोगों को थोड़ा दूर भेज दिया गया ताकि किसी अप्रिय घटना से लोगों को बचाया जा सके। इससे पहले देखो 2010 में और 2014 में इरप्शन देखने को मिला था माउंट सिनाबंग में, और 2010 से पहले 400 सालों तक ये जो वोल्केनो था इनएक्टिव था, बट 2010 में एकदम से एक्टिव हो गया ऑलमोस्ट 400 सालों के बाद। लोकेशन आप देख लीजिए माउंट सिनाबंग की, ये सुमात्रा है और नॉर्दर्न सुमात्रा में है माउंट सिनाबंग। वैसे देखो ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट में पड़ता है जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पड़ती है जिस वजह से इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रहती है, वोल्केनोज काफ़ी ज़्यादा इरप्ट होते हैं, बहुत सारे एक्टिव वोल्केनोज हैं यहाँ पर और अर्थक्वेक्स भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यूपीएससी इस रिंग ऑफ फायर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल मुला पेरियर डैम के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मुला पेरियर डैम में पानी का जो लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है भारी बारिश के कारण। इस वजह से फर्स्ट वार्निंग इशू की गई और आसपास के लोगों में पैनिक मच गया। कहाँ पर है ये मुला पेरियर डैम? देखो केरला में पेरियार रिवर और मुलायर रिवर के संगम पर पड़ता है ये डैम। इसको ऑपरेट और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। वैसे है ये डैम केरला में है। ये तमिलनाडु को लीज पर दिया गया था 29 अक्टूबर 1886 को। कितने सालों के लिए? 999 ईयर्स के लिए तमिलनाडु को अलाउ किया गया था। आप इस डैम से पावर भी जनरेट कर सकते हैं और इसके लिए दोनों राज्यों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1970 में। आर्टिकल सी ग्रास के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? यूएन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है और इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कीनिया के कोस्ट के पास। लोकेशन आप देख लीजिए कीनिया की, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर है कीनिया। कीनिया की कोस्ट के पास टूरिज्म के कारण, फिशिंग ट्रैवलर्स के कारण, फिशिंग ट्रैवलर्स मतलब ऐसे वेसल्स जिनकी सहायता से मछली पकड़ी जाती है, इसके अलावा सी वीड फार्मिंग के कारण
सीवीड का क्या मतलब होता है? ये देखो एल्गी की एक फॉर्म होती है जो समुद्र में उगती है। तो फिशिंग ट्रैवलर्स के कारण, सीवीड फार्मिंग के कारण और टूरिज्म के कारण कीनिया की कोस्ट के पास सी ग्रास का जो सर्वाइवल है वो खतरे में है। तो हमारे इस आर्टिकल का फोकस सी ग्रास पर है। सी ग्रास देखो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो कि मैरीन कंडीशन से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, यानी मैरीन कंडीशंस में सी ग्रास सर्वाइव करती हैं। सभी कॉन्टिनेंट्स में सी ग्रास को देखा जा सकता है, सभी कॉन्टिनेंट्स में ये मिलती है एक्सेप्ट अंटार्कटिका जहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा होती है। टोटल वर्ल्ड में 72 तरह की सी ग्रास स्पीसीज़ मिलती हैं, मेनली वर्ल्ड के टेम्परेट और ट्रॉपिकल ओशंस में। कोस्टल इलाकों में सी ग्रास ज़्यादा मिलती है और जिस पानी में सी ग्रास मिलती है वो पानी क्लियर होता है, क्योंकि देखो क्लियर पानी होगा तभी तो सनलाइट नीचे जा सकेगी, अदरवाइज़ तो सनलाइट का नीचे जाना मुश्किल हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी। कुछ सी ग्रास की स्पीसीज़ ऐसी हैं जो इंटरटाइडल जोन में मिलती हैं। बताइए इंटरटाइडल जोन कौन सा होता है? देखो हाईएस्ट टाइड लाइन और लोएस्ट टाइड लाइन के बीच का जो एरिया होता है वो होता है इंटरटाइडल जोन। काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं सी ग्रास से। इन्हें लंग्स ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि इनमें से किसको लंग्स ऑफ द सी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में हो सी ग्रास या फिर सी वीड्स या फिर कोरल रीफ्स, इस प्रकार से ऑप्शन हो सकते हैं। तो याद रखिएगा सी ग्रास को लंग्स ऑफ द सी के नाम से भी जाना जाता है। स्टडीज़ के अनुसार 1 स्क्वायर मीटर की जो सी ग्रास होती है वो हर एक दिन 10 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। इसके अलावा सी ग्रासेस सेडिमेंट्स को ट्रैप करके उनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इससे पानी जो है साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें से काफ़ी तो देखो कॉमर्शियल एस्पेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है, शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है सी ग्रास के द्वारा। सबसे लास्ट बेनिफिट ये है सी ग्रास कार्बन सिंक का भी काम करती हैं। देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जितने कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं उससे 40 गुना ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है सी ग्रास के द्वारा, और फिर सैकड़ों ईयर्स तक सी ग्रास उस कार्बन को स्टोर करके रखती हैं। लेकिन देखो सी ग्रास का सर्वाइवल जो है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण मुश्किल हो रहा है। मतलब सी ग्रास का जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। फैक्टर्स काफ़ी हैं, मतलब थ्रेट्स काफ़ी हैं सी ग्रास को। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज, दूसरे नंबर पे ग्लोबल वार्मिंग, तीसरे नंबर पे इरोजन एंड सेडिमेंट डिस्चार्ज, ओवर फिशिंग, पोल्यूशन अमंग अदर्स में ये जो हमने शुरुआत में डिस्कस किए ये आ जाते हैं। फिशिंग ट्रैवलर्स, सीवीड फार्मिंग, टूरिज़्म, इनसे भी सी ग्रास का जो एरिया है वो श्रिंक होता जा रहा है। मैप आपने देख ही लिया। अगर यूपीएससी पूछ लेती है क्या कीनिया लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडियन ओशन से कोस्ट टच होता है कीनिया का। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा सूडान के बारे में है। क्यों सुर्खियों में है सूडान? अभी देखो यूएसए के द्वारा सूडान को स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट में डाला हुआ है। मतलब वो देश जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं उस लिस्ट में यूएसए ने सूडान को डाला हुआ है। लेकिन अब यूएसए और सूडान के बीच डील साइन होने वाली है कि सूडान जो है अमेरिकन टेररिज्म विक्टिम्स को कंपनसेट करेगा, बदले में यूएसए सूडान को इस लिस्ट से हटा देगा। देखो पास्ट में जो सूडान में रेजिम था, इन्होंने ना कीनिया में, तंजानिया में यूएस की एम्बेसी पर काफ़ी सारे अटैक्स को कैरी आउट करवाया, तो काफ़ी सारे यूएसए के नागरिकों की डेथ भी हो गई। अब उनके परिवार के लोगों को कंपनसेशन दी जाएगी सूडान के द्वारा ऑलमोस्ट $335 मिलियन। बदले में यूएसए इनको स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म की लिस्ट से हटा लेगा। ये मैप आप देख सकते हो सूडान का। ये नीचे वाला जो साउथ सूडान है ये पहले सूडान का ही पार्ट हुआ करता था। ये दो देश आपस में डिवाइड हो गए, जैसे इंडिया पाकिस्तान, उसी प्रकार से सूडान और नीचे साउथ सूडान।
आसपास के देश आप देख सकते हो, ऊपर लीबिया, इजिप्ट, वेस्ट में है चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ में साउथ सूडान, इथोपिया, आर्ट्रिया, ये सारे देश आसपास हैं सूडान के। नाइल रिवर जो है वो सूडान से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आर्टिकल सन स्पोर्ट्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? नासा की जो सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी है, इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा सनस्पॉट ग्रुप की इमेज ली गई जिसका नाम है AR2770। सनस्पॉट होता क्या है? देखो, सूर्य पर ये काले रंग के जो धब्बे होते हैं इन्हें सनस्पॉट्स कहा जाता है। यहाँ पर आसपास के एरियाज़ की अपेक्षाकृत टेम्परेचर कम होता है, मतलब सनस्पॉट्स काले रंग के होते हैं और यहाँ पे रिलेटिवली ठंडक होती है आसपास के एरिया से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सूर्य की हीट को यहाँ पर पहुँचने से रोकता है। सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की सिग्निफिकेंस देखो इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सोलर सिस्टम में कॉस्मिक रेडिएशंस जो हैं कम आती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ पर कॉस्मिक रेडिएशंस कम आती हैं इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब देखो, कुछ और टर्म्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सोलर साइकिल 11 साल में कंप्लीट होता है। सोलर का जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका एक पूरा साइकिल होता है, ये 11 सालों में कंप्लीट होता है। जिस साल में सनस्पॉट्स सबसे ज़्यादा होते हैं उस साल को कहा जाता है सोलर मैक्सिमम, और जब ये सनस्पॉट्स सबसे कम होते हैं उस साल को कहा जाता है सोलर मिनिमम। सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? देखो, ये सन के चारों ओर जो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस आपस में कई बार टकरा जाती हैं, रीऑर्गेनाइज होती हैं, तो ऐसा होने पर एकदम से एनर्जी रिलीज होती है जिसे कहा जाता है सोलर फ्लेयर्स। फिर से बोलता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये रीऑर्गेनाइज होती हैं, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती हैं, टकराती हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है सोलर फ्लेयर्स की फॉर्म में। जब देखो सोलर फ्लेयर्स स्पेस में आती हैं तो एकदम से बहुत सारी रेडिएशन रिलीज होती है और काफ़ी बार रेडियो कम्युनिकेशन में ये जो सोलर फ्लेयर्स हैं ये रुकावट डालती हैं, इंटरफेयर करती हैं कम्युनिकेशन में। सबसे लास्ट में है कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME। ये देखो रेडिएशन के बड़े बड़े बबल्स होते हैं जो सूर्य से निकलते हैं और एकदम से हाई स्पीड में एक्सप्लोजन हो जाता है इन बबल्स में जब सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो आपस में रीऑर्गेनाइज होती हैं। तो ये हमने साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आगे। जिम्बाब्वे से संबंधित एक आर्टिकल है। USA ने सैंक्शंस लगाए हैं जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के साथी के ऊपर। समझ गए? सैंक्शंस जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगाए, जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के बिजनेस एलाय के ऊपर लगाए हैं। खैर, मैपिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जिम्बाब्वे, देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो देखो यही है, ये लैंड लॉक कंट्री है, साउदर्न अफ्रीका में है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। और कौन कौन से देशों से बॉर्डर शेयर करता है? जाम्बिया, मोजाम्बिक, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखो नामीबिया भी है, बिल्कुल पॉइंट से टच होता है, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका नीचे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो हरारे राजधानी है जिम्बाब्वे की और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साउथ में है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।